हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 27 मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी रिलेवेंट डिटेल इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ये इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ चाहिए आपको डेली करंट अफेयर की तो आपको पता है क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। डन। तो देखिए, छुट्टियां खत्म हो चुकी है, होली भी खत्म हो गई है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस होली के कारण वीडियो नहीं देखे, तो बैक डेट 1-2 दिन के जो करंट अफेयर है वो भी देख लीजिएगा ताकि कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो आप लोगों का। ओके, आइए शुरू करते हैं 27 मार्च के सभी करंट अफेयर को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। 3 क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसी सेशन में मिल जाए। ठीक है, पहला देखिए, हॉर्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है या किन दो जल संरचनाओं को जोड़ती है? नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे बनाया है? और थर्ड, WWF का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? वीडियो के बीच में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ले सकता हूं, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, चलिए शुरू करें 27 मार्च के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? तो देखिए, हुरून इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी करती है हर साल। 2024 की इसकी जो लिस्ट आई है, इसमें बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया घोषित किया गया है मुंबई को। क्यों? क्योंकि मुंबई में पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं, मतलब अरबपति। ओके, इस लिस्ट के अनुसार 2024 में जो 2023 का टाइम पीरियड है, क्योंकि 24 में तो लिस्ट आई है, तो 2023 के टाइम पीरियड में मुंबई में 92 अरबपति। ओके, और पूरे वर्ल्ड में मुंबई तीसरे स्थान पर है जहां पर सबसे ज्यादा अरबपति देखने को मिलते हैं। एशिया में मुंबई पहले स्थान पर है, इसीलिए बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया घोषित किया गया मुंबई को। डन। इसके अलावा अगर हम बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की बात करते तो ये न्यूयॉर्क है। कहां पर स्थित है? यूएसए। यूएसए के न्यूयॉर्क में 119 बिलियनियर देखने को मिलते हैं, इसीलिए बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पूछे हुरून लिस्ट के अनुसार तो ये न्यूयॉर्क, और बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया पूछे तो ये हो जाती है अमची मुंबई, मतलब मुंबई। ओके, महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए, मुंबई में अरबपतियों की संख्या कुल 92 है, जिसके साथ मुंबई अरबपतियों की संख्या एशिया में सर्वाधिक और दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, एशिया में सबसे ज्यादा है लेकिन पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है मुंबई अरबपतियों की संख्या के मामले में। साल 2023 में मुंबई में 26 नए अरबपति जुड़े हैं और टोटल संख्या हो जाती है 92। डन। सबसे ज्यादा अरबपति अगर हम मुंबई की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आते हैं 39, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से 27, और इसके अलावा केमिकल सेक्टर से रिलेट करते हैं 24 अरबपति। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अरबपति न्यूयॉर्क में है, 119 अरबपति है, सबसे ज्यादा एक शहर में न्यूयॉर्क में। सेकेंड नंबर पर आता है लंदन यूके का, जहां पर 97 अरबपति है, और तीसरे नंबर पर आता है मुंबई। कितने अरबपति? 92 अरबपति। ओके, तो ये हुरून इंटरनेशनल की लिस्ट है 2024 के लिए अरबपतियों की। इस लिस्ट के अनुसार वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला के मालिक। ठीक है, अब ये मत पूछना कौन, कमेंट में बताइए कौन है। वो पहले नंबर पर हैं, और 10वें नंबर पर भारत के मुकेश अंबानी को रखा गया है। ओके, टेस्ला के मालिक कौन है? वो पहले नंबर पर हैं वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि कौन है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए देखिए, रेलवे की टारगेट बैच स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। रेलवे की सारी एग्जाम के लिए ये 1 शॉर्ट बैच आपके लिए शुरू किया गया है फ्रेंड्स। लाइव बैच है, सभी सब्जेक्ट आपको यहां पर कवर करवाए जाएंगे जो कि रेलवे की एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले। बहुत ही अच्छा बैच आप सभी के लिए होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस है आपके लिए, लाइव क्लासेस है, वो अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन में ही मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ओके,
कोई भी प्रॉब्लम आती है, काफी नॉमिनल चार्जेस है, ये चीज आपको समझना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। रेलवे बैच के अलावा अगर आप अक्षय सर का साइंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, ठीक है। और ई बुक के बारे में आप जानते हैं, मार्च अपडेटेड आपके लिए अभी अवेलेबल है। जैसे ही मार्च का मंथ हो जाएगा तो अप्रैल अपडेटेड आपको ई बुक एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूले, पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कीजिए। आपके काम की एग्जाम रिलेवेंट काफी फ्री मटेरियल भी वहां पर आपको मिलेगा, तो उसे ज्वाइन कीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कथन देख लेते हैं, ठीक है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी, पहला कथन बिल्कुल सही। इसे आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया, यह भी बिल्कुल सही। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का घोषणा की है या फिर आदेश दिया है। तो तीनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा सभी सही। राजस्थान का राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, संकटग्रस्त प्रजाति है और अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की। एक्चुअल में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, गुजरात में, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो हाई वोल्टेज तार होते हैं उनमें उलझने के कारण इनकी सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के साथ साथ इस प्रजाति के संरक्षण को संतुलित किया जा सके, इस पर विचार करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उस कमेटी को गठित किया जाने वाला है, ठीक है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इनकी एक पीठ बैठी थी। इन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा से संबंधित मामले के निपटाने के लिए आदेश दिया, ठीक है। इनका संरक्षण किया जाना चाहिए ये बोला है और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया जा चुका है, तो कमेटी की भी नियुक्ति की गई। यह कमेटी जुलाई में अपनी रिपोर्ट वापस सौंपेगी और यह बताएगी कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ, उसके विकास के साथ साथ इस प्रजाति के जो आवास हैं उनका कैसे संरक्षण किया जा सकता है और कैसे इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इन्हें कैसे विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगर साइंटिफिक नेम देखने जाएं तो आर्डियोटिस निग्रिसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा की स्थिति, आईयूसीएन की रेड डेटा बुक, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन जारी करती है, ओके। भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लाया गया था, इसकी अनुसूची 1 में भी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल है। कंफर्म? आगे आइए। थर्ड क्वेश्चन, फूल बहादुर जो कि पहला मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा कि फूल बहादुर पहला मगही भाषा का उपन्यास है, नोवेल। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अभय के ने। ये बिहार के नालंदा के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, लेखक हैं, अभय के। इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है फूल बहादुर नाम का मगही उपन्यास। पहला मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, 1928 में इसको लिखा गया था, ओके। देखिए, जो अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार की स्थिति पर व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने बताया है, बिहार की कहानियों को मनोरंजन तरीके से बताया, ठीक है। बिहार में उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, नौकरशाही कैसी थी, उसको व्यंग के स्वरूप इस नोवेल को लिखा गया। मगही लैंग्वेज में, अब आपको ये चीज समझना चाहिए कि मगही लैंग्वेज इंडिया के मिडिल ईस्ट में बोली जाती थी कभी, जैसे बिहार, झारखंड, है ना, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मगही लैंग्वेज बोली जाती थी। प्राकृत से निकली हुई लैंग्वेज है, और अब जो भोजपुरी है, बिहारी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं मगही लैंग्वेज से ही निकलती हुई दिखाई देती। तो मगही भाषा का पहला उपन्यास था फूल बहादुर,
ये भी इंपॉर्टेंट। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है अभय के द्वारा। ठीक है, यहां पर आप उपन्यास देख लीजिए। जो मूल उपन्यास था वो देखिए जयनाथ पति का उपन्यास था, ये भी इंपॉर्टेंट है, जयनाथ पति फूल बहादुर। ठीक है, पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है अभय केन। हाल ही में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में इस इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो बुक है उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, जयनाथ पति, इन्होंने, सही बोला ना मैंने, जयनाथ पति, इन्होंने फूल बहादुर नाम का उपन्यास लिखा था 1928 में, और बिहार के नालंदा क्षेत्र पर वहां की मनोरंजक कहानियां लिखी गई है अंग्रेजों के शासनकाल के टाइम की। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन, इसने देखिए लोकसभा इलेक्शन में ऐसे लोग जो कि 85 वर्ष की एज से ज्यादा हैं और ऐसे व्यक्ति जिनकी बॉडी 40% से ज्यादा चैलेंज, मतलब 40% से ज्यादा जिनमें स्थायी विकलांगता, ऐसे व्यक्ति घर बैठे अपना मतदान कर सके, इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है नेशनल इलेक्शन कमीशन ने। इस एप्लीकेशन का नाम है सक्षम ऐप। ओके, आंसर हो जाएगा आंसर डी। कंफर्म? ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है सक्षम ऐप। निम्न में से किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत के जितने भी कार्यरत बैंक है और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका एक एसोसिएशन। ठीक है, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए एम वी राव। आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, एम वी राव जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पहले से ही एमडी और सीईओ के पद पर थे, अब इन्हें एम वी राव को ही 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष या प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इन्होंने स्थान लिया है अतुल के गोयल का। ठीक है, वैसे आपको अध्यक्ष याद रखना है, राव साहब हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आया तो यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि इनके साथ साथ कुछ उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं और माधव नागर नाम के सचिव भी नियुक्त किए गए। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आएगा कहां से? अध्यक्ष से, तो आपको वो याद रखना चाहिए। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आगे आइए, चर्चित ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना द्वारा चलाया गया प्रमुख ऑपरेशन? तो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी ने वैसे इसकी शुरुआत की थी 2019 में यमन की खाड़ी है ना, फारस की खाड़ी, इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन क्षेत्रों में कोई भी मालवाहक जहाज है, कमर्शियल जहाज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ये ऑपरेशन संकल्प है। ठीक है, अब 2023 में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी 14 दिसंबर 2023 को। अब इसे पूरे हिंद महासागर को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया इंडियन नेवी के द्वारा। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मार्च 2024 में इस अभियान ने अपने 100 दिन पूरे किए। कितने? 100 दिन। ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है हिंद महासागर, 2023 के एंड में शुरू किया गया था, अभी तक चल रहा है। 100 दिन पूरे हो गए और इस अवधि में 18 समुद्री दुर्घटनाओं को रोका है, मतलब घटनाएं जो हो चुकी है उन पर कार्रवाई की है या फिर रोका है, हिंद महासागर क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है ना, ऑपरेशन संकल्प पहली बार शुरू किया गया था 19 जून 2019। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए से शुरू किया गया था। तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि ये दोनों प्लेस कहां है। तो देखिए, ओमान की खाड़ी की बात करें तो अरब सागर और हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में जाने का एकमात्र रास्ता है ओमान की खाड़ी, और यहीं पर हॉर्मुज जल संधि स्थित है। ओके, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी क्षेत्र को आपस में जोड़ने का काम करती है। देखिए, अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा ये पूरा इंडियन ओशियन इस तरफ, और ये आपको दिखेगा, शायद आपको वर्ड ना दिखे, पर यह है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। और आप इस तरफ आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा फारस की खाड़ी। बीच में एक जल संधि देखने को मिलेगी, हॉर्मुज जल संधि, जो कि जोड़ती है किसको? फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी। ठीक है,
यहाँ पर और क्लियर हो सकता है आपको, ये है अरेबियन सी, ये है पाकिस्तान, मतलब इस तरफ आते तो इंडिया होता, यह है ईरान, यह है गल्फ ऑफ ओमान, इधर है पर्सियन या फारस की खाड़ी, और बीच में आपको देखने को मिलेगी हार्मुज जल संधि। ओके, डन हो जाता है। तो हार्मुज जल संधि, एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में, तो आप बता सकते हैं अभी इजीली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह 2005 EX296 का नामकरण किया? तो देखिए ये एक क्षुद्र ग्रह है फ्रेंड्स, 2005 में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम थोड़ा ऐसा ही है, 2005 शुद्ध ग्रह का नाम है EX296। ठीक है, अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि खगोलीय पिंडों के नामकरण करने वाली संस्था है, इसने इस पर्टिकुलर शुद्ध ग्रह को भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर इसका नाम बदला है। जयंत मूर्ति की बात करें तो भारत के बहुत ही फेमस खगोलविद है, कर्नाटक के बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, वहां पर एक प्रोफेसर थे, है अभी भी काफी क्षेत्रों में संस्थाओं में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर जयंत मूर्ति। इनके नाम पर शुद्ध ग्रह 2005 EX296 का नामकरण हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किया गया। कंफर्म, कंफ्यूज मत होइएगा। नया नाम दिया गया है, देखिए 215884, क्योंकि पहचान चाहिए ये, और आगे नाम है जयंती मूर्ति। ठीक है, संस्था क्या करती है मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, खगोलीय पिंडों का नामकरण करना, खगोलीय अनुसंधान के काम करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। डन, चलिए आगे आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में ग्याल्तुसियन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया? तो आपको पता है भारत के पीएम कहाँ की यात्रा पर है? ये भूटान की यात्रा पर। तो यहां पर इन्होंने, भारत के पीएम ने ग्याल्तुसियन जेत्सुन पेमा वांगचुक चाइल्ड एंड मदर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, या फिर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। कहां पर है? भूटान में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर। अब इस हॉस्पिटल की बात करें तो 2019 में इसका काम शुरू हुआ था, और अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट के सहयोग से ही इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है, नाम बार बार नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम थोड़ा अजीब है। ठीक है, अब भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हमने क्वेश्चन देखा था, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि भारत के पीएम को हाल ही में दिया गया। देखिए एक और फैक्ट था जो कि शायद मुझसे गलत हो गया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। वैसे दुष्यंत सर ने आपका सेशन लिया था कल का, तो उन्होंने आपको करेक्ट किया था, एक बार फिर से मैं करेक्ट कर देता हूं। ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लास्ट ईयर दिया गया था, ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे कल के सेशन में दुष्यंत सर आपको इसे करेक्ट करवा चुके थे, पर एक बार फिर से मैंने आपको यहां पर करेक्ट करवा दी। ठीक है, हमारा भूटान से क्वेश्चन था, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। कंफर्म? ठीक है, आगे आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन वाटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने लोग आज भी स्वच्छ पेयजल की पहुंच से दूर है? तो यूनाइटेड नेशन वाटर रिपोर्ट 2024 हाल ही में आई, इसमें कहा गया है कि अभी भी पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन, ऑलमोस्ट कितना होगा 220 करोड़ लोग। ठीक है, लगभग 220 करोड़ लोग अभी भी पूरे वर्ल्ड में पेयजल की पहुंच से दूर है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की है, लेकिन यूनाइटेड नेशन वाटर के बिहाफ पर इसे यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया। रैंक नहीं है, तो यहां पर रैंक का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में जिन चीजों का हाईलाइट किया गया है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज भी 2.2 बिलियन लोग सुरक्षित पेयजल की पहुंच से दूर है। रिपोर्ट कौन सी है? विश्व जल विकास रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024। इसके अलावा 2002 से 2021 के बीच में 1.4 अरब से अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं, और इनमें से सूखे से प्रभावित हुए हैं और पूरे वर्ल्ड में 21,000 लोगों की मृत्यु हुई है
पानी की कमी के कारण, पीने का पानी। ओके, और 170 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है पूरे वर्ल्ड को पानी की समस्या के कारण। इसने रिपोर्ट में यह सिफारिशें भी की है कि जल संसाधनों, जितने भी वाटर रिसोर्सेस है वर्ल्ड में, उनका मैनेजमेंट के प्रयास तेज करने चाहिए और 2030 तक हर व्यक्ति तक जो ड्रिंकिंग वाटर है, शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर, वो पहुंचाने को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, उनकी संख्या कम की जा सके। ओके, और आप जानते हैं ये ह्यूमन राइट भी है कि पीने का स्वच्छ पानी मिले, तो इसके लिए भी इन्होंने सिफारिश की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, जिसे कहा जाता है ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड या प्राइज, यह दिया गया है संयुक्त रूप से भारत की इकोनॉमिस्ट बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इनमें से बीना अग्रवाल इंडिया की इकोनॉमिस्ट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना? तो बीना अग्रवाल इंडियन इकोनॉमिस्ट और जेम्स के बॉयस, इनको संयुक्त रूप से हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों को ही पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इनइक्वलिटीज पर रिसर्च करने के लिए, इसे समझने के लिए और इसे रिड्यूस करने के इनके प्रयासों के कारण यह पुरस्कार दिया गया। देखिए, पुरस्कार दो संस्थाएं ये मिलकर देती है, एक है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब और दूसरी साइंसेस पो के सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वलिटीज ने इस रिपोर्ट को मिलकर तैयार किया है, इस अवार्ड को मिलकर तैयार किया है, और दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से यह अवार्ड देती है 2 साल में एक बार ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने इनइक्वलिटी को खत्म करने का प्रयास किया हो या फिर इस क्षेत्र में योगदान दिया हो, रिसर्च की हो, उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो 2024 में ये पहला ही संस्करण है, 2 साल में एक बार दिया जाएगा, पहला संस्करण है। संयुक्त रूप से यह अवार्ड बीना अग्रवाल को दिया गया और साथ ही जेम्स के बॉयस को दिया गया। कंफर्म? तो यहां पर 27 मार्च के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा। आई होप आपने एक एक फैक्ट को ध्यान से सुना होगा। आगे चलते हैं, लास्ट डे के रिवीजन को एक बार देख लेते हैं, जो लास्ट डे के सेशन में आपने करंट अफेयर पढ़े थे। पहला देखिए, शिग्मोत्सव किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है? कहां मनाया जाता है? गोवा राज्य में। सेकेंड, निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। यह दिया गया है मिशेल टेलाग्रेट को। इसके बाद हाल ही में 7 देशों ने फार्म पहल की शुरुआत की, कौन सा देश शामिल नहीं था इस फर्म में? तो ये चाइना था। कल का क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में खबरों में मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर प्रस्तावित परियोजना। किस वर्ष में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना की गई? तो 1919। ठीक है। यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं साइमन हैरिस। किस राज्य ने 14th हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो यह राज्य है हरियाणा। आंसर सी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया? तो अनुसूची 1 के तहत। इसका ईयर याद रखिएगा, है मैं बता चुका हूं आपको सेशन के अंदर, काफी एग्जाम में पूछा गया। WTT फीडर बैरूत सेकेंड 2024 का खिताब किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? तो यह जीता है श्रीजा अकुला ने। लास्ट क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित में से किसने बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दी? तो यह है IRDAI। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब कल के सेशन के आपके क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं और उसके एक दिन पहले के सेशन के भी क्वेश्चन ऑफ द डे यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बात कर चुके हैं हम। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से पुकारा जाता है, पढ़ा था हमने। अब उसके पहले लास्ट डे का जो सेशन था, वहां पर जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने नहीं करी थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन? तो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। सल्तनत काल का आखिरी वंश है लोधी वंश। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी।
चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित? अच्छा, कमेंट में ये भी बताइएगा कि लोधी वंश के पहले दिल्ली की गद्दी पर किस वंश का शासन था, है ना? क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में। और अर्थ आवर डे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? काफी स्टूडेंट ने कमेंट में आंसर दिया है, लेकिन उन्होंने 24 मार्च कहा है। तो आप समझिए, मैंने आपसे पूछा था कि अर्थ आवर डे की शुरुआत कब की गई, तो यहां पर सन पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो ये है 2007। काफी स्टूडेंट ने इंटरनली जो हिडन चीज थी इस क्वेश्चन की उसको समझा और आंसर किया है 2007। ओके, तो यहां पर 27 मार्च के सभी करंट अफेयर हो गए, रिवीजन हमने डिस्कस कर लिया, और लास्ट 2 डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनको भी यहां पर हमने डिटेल में समझा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।